इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे, इस क्लास में राउंड रोबिन के बारे में। ठीक है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। ठीक है, बड़ा ही फेमस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे काम करता है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो बच्चे सबसे पहले समझो कि अगर हम राउंड रोबिन में बात करें तो राउंड रोबिन में जो काम होता है वो काम होता है आपके टाइम क्वांटम में। मतलब अगर टाइम क्वांटम की बात करें तो इसका मतलब आपके पास गिवन होगा कि जो टाइम क्वांटम है वो 2 सेकेंड का है या 2 मिली सेकेंड का है या 2 मिनट्स का है या कहना चाहिए 2 आवर्स का है। मतलब 2 यूनिट ऑफ टाइम दिया है मान लो। ठीक है, तो अगर 2 यूनिट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो एक प्रोसेस को केवल 2 यूनिट ऑफ टाइम मिलेगा। अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसको बाद में मौका मिलेगा, फिर उसको बाद में मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 यूनिट ऑफ टाइम के बाद दूसरे प्रोसेस को मौका मिल जाएगा। तो बट ऑब्वियस है ये कभी भी नॉन प्रिमिटिव नहीं होगा। ये नॉन प्रिमिटिव कभी भी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट ऑफ टाइम के बाद दूसरे को मौका मिल जाता है। ठीक है, फिर 2 यूनिट ऑफ टाइम के बाद दूसरे को मौका मिल जाएगा और फिर अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो फिर से मौका मिलेगा। मतलब अगर हम बात करें तो याद करो हमारे पास रेडी स्टेट होता था और रेडी स्टेट में से प्रोसेस को मुझे रनिंग स्टेट में लाना होता था। ठीक है, अब अगर क्या हो जाए कि मुझे रेडी से सॉरी रनिंग स्टेट से कुछ प्रोसेस को रेडी में भेजना पड़े और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को हम यहां ले आते थे, एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर टाइम क्वांटम डिवाइड हो, टाइम क्वांटम हो कि मतलब केवल मैं 2 यूनिट ऑफ टाइम तक या 3 यूनिट ऑफ टाइम तक एक प्रोसेस को मौका दूंगा। अगर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं एग्जीक्यूट होगा तो मैं उसको रेडी स्टेट में भेज दूंगा और दूसरे प्रोसेस को मौका दूंगा और फिर से उसको 3 यूनिट ऑफ टाइम या 2 यूनिट ऑफ टाइम दूंगा। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में राउंड रोबिन जो होता है वो कभी भी नॉन प्रिमिटिव नहीं होगा, ये हमेशा प्रिमिटिव होगा। ध्यान रखना कि हमेशा प्रिमिटिव होगा क्योंकि ये टाइम क्वांटम में काम करता है, तो हमेशा प्रिमिटिव होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो द राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज डिजाइन स्पेशली फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, जिसमें टाइम शेयरिंग की हम बात करते हैं, टाइम क्वांटम की बात करते हैं। एफसीएफएस जैसा ही होता है अगर देखा जाए तो, लेकिन अंतर क्या है, जो सीपीयू असाइन हो रहा है, जो सीपीयू असाइन हो रहा है वो लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के लिए हो रहा है। मतलब क्या हुआ, व्हेन अ प्रोसेस इज गिवन द सीपीयू, अ टाइमर इज सेट, टाइमर सेट है। अब उस टाइमर में वो एग्जीक्यूट हो पाए, उस पर्टिकुलर टाइम क्वांटम में एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में मौका मिलेगा, दूसरे प्रोसेस को इन कर लिया जाएगा सीपीयू के लिए और इस प्रोसेस को रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा। इफ द प्रोसेस फिनिश इट्स बर्स्ट बिफोर द टाइम क्वांटम timer expires, then it is swapped out of the CPU just like the normal FCFS algorithm. If the timer goes off first, पहले खत्म हो जाता है, then the process is swapped out of the CPU and moved to the back end of the ready queue. रेडी क्यू के बैक एंड में चला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और फिर इसको बाद में मौका मिलता है। Ready queue is maintained as a circular queue, so when all processes have had a run turn, then the scheduler give the first process another turn. टाइम मौका किसको मिलेगा, टाइम में जो पहले आया हुआ है उसी को मौका मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूं सिमिलर है एफसीएफएस जैसा, लेकिन पर्टिकुलर टाइम क्वांटम पे काम कर रहा है। मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, बार 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 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन गिव द इफेक्ट ऑफ ऑल प्रोसेस शेयरिंग द सीपीयू इक्वली। ऐसा आपको लगेगा कि सबको मेमोरी मिल गई, जबकि हो क्या रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। ठीक है, although the average wait time can be longer, वेट टाइम लॉन्गर होगा क्योंकि अब एक को थोड़ा सा सीपीयू मिला टू टाइम क्वांटम के लिए और फिर दूसरे प्रोसेस को मिल गया, तो एवरेज वेट टाइम कैन बी लॉन्गर देन विद अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन से। तो देखो बेटा, पहली बात तो क्राइटेरिया क्या है राउंड रोबिन में, क्राइटेरिया आप समझो। राउंड रोबिन में क्राइटेरिया है टाइम क्वांटम का। ठीक है, टाइम क्वांटम गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, टाइम क्वांटम पता होगा कितने टाइम क्वांटम के लिए हो रहा है। मोड प्रिमिटिव है, मोड आपका प्रिमिटिव ही होगा, कोई और पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, नॉन प्रिमिटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि टाइम क्वांटम है। ठीक है, तो प्रिमिटिव मोड होगा। अब यहां प्रोसेस आईडी हो गया P1 P2 P3 P4, 4 प्रोसेस हैं। एटी आपका अराइवल टाइम हो गया, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगे, ये आपका बॉस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम, ये आपका कंप्लीशन टाइम और एग्जिट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। मैंने आपको बोला था पहले की क्लासेस में भी, रिस्पॉन्स टाइम वहां निकालना चाहिए जहां प्रिमिशन हो या प्रिमिटिव की बात कर रहे हो, क्योंकि तब जाके रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम आपका अलग अलग आएगा। नॉन प्रिमिटिव में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सेम आते हैं।
ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन में आपका जो टाइम क्वांटम गिवन है वो गिवन है कि 2 टाइम क्वांटम है। ठीक है, इसमें 2 क्यू आप मेंटेन करोगे, 2 क्यू मेंटेन करना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, याद नहीं रह पाएगा। तो रेडी क्यू मेंटेन करना है अपने को। ठीक है, हमको क्या मेंटेन करना है, रेडी क्यू। तो रेडी क्यू मेंटेन कर दिया, और साथ में हम मेंटेन करेंगे रनिंग क्यू। साथ में हम रनिंग क्यू मेंटेन भी करेंगे। रनिंग क्यू को ही हम गैंट चार्ट बोलते हैं। यही आपका गैंट चार्ट है जिससे आप बनाते हो पूरा का पूरा, कंप्लीट करते हो सीटी। ठीक है, तो गैंट चार्ट की बात करें, गैंट चार्ट से आपका देखोगे तो पूरी चीजें ही आ जाती है। ठीक है, तो रनिंग क्यू से हम समझेंगे कि कैसे, कौन सा प्रोसेस कब आपका सीपीयू किसको मिल रहा है। तो रनिंग क्यू को ही हम गैंट चार्ट बोलते हैं। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ भी हो जाए, जीरो यूनिट ऑफ टाइम से हम चालू करते हैं। ठीक है, जीरो यूनिट टाइम पे आपके पास P1 प्रोसेस आया। ठीक है, तो रेडी क्यू भी बनाते हैं चलो। तो P1 आया, तो P1 को ही मौका मिल गया, जीरो पे और कोई है ही नहीं, तो P1 को मौका मिल गया। ठीक है, लेकिन जो आप मौका दोगे वो टाइम क्वांटम गिवन है बेटा, केवल 2 यूनिट का देना है, तो 2 यूनिट ही दोगे। तो 0 to 2 चलेगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम मिल गया। अब 2 यूनिट ऑफ टाइम देने के बाद एक केवल बचेगा 3। क्या बचेगा, केवल 3 यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए मतलब। ठीक है, तो P1 यहां से हटा, देखो, और 2 यूनिट ऑफ टाइम मिला, तो इसको सीपीयू मिल गया। ठीक है, तो P1 को 2 यूनिट ऑफ टाइम मिला, तो रेडी क्यू से हटा और P1 को सीपीयू मिल गया। अब जब 2 यूनिट ऑफ टाइम हुआ, तो क्यू में और दूसरे भी प्रोसेस आ जाएंगे। 1 पे अराइवल किसका हो चुका है, P2 का। ठीक है, और 2 पे अराइवल किसका हो चुका है, P3 का। देखो, तो ये दोनों आ गए, P2 और P3 भी आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, P1 को 2 यूनिट ऑफ टाइम तो मिला, अब P1 क्या हो जाएगा, प्री एम्प हो जाएगा, और इसके आगे लग जाएगा P1। ध्यान रखना, क्यू में अब लास्ट में लगेगा ये, ऐसा नहीं कि P1 पहले चला जाएगा, तो बार बार P1 को ही मौका मिल रहा है फिर। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए इसमें क्यू बनाना जरूरी है। P1 को पहले मैंने हटा दिया यहां से, P1 को मेमोरी मिल गई। अब क्या हुआ, 0 to 2 टाइम तक चला, क्यों, क्योंकि टाइम क्वांटम 2 है। ठीक है, अब क्या हुआ, P2 और P3 आ चुके हैं, क्योंकि P2 का अराइवल है 1 पे, तो P2 आ गया, P3 का अराइवल 2 पे है, तो P3 भी आ गया। अब P1 यहां से हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको 2 क्वांटम मिल चुका। ठीक है, भले ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसलिए आ गया कहां, रेडी क्यू में। ठीक है, रख दिया रेडी क्यू में, लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये FCFS जैसा होता है, मतलब जो पहले आ रहा है उसको मौका देगा, लेकिन मौका केवल 2 क्वांटम के लिए देगा, 2 यूनिट के लिए देगा। तो अब मौका किसको मिलेगा, P2 को। क्यू में जो पहले है वो कौन है, P2। तो P2 को मौका दिया, P2 यहां से हटा और उसको मेमोरी मिली, लेकिन मेमोरी मिलेगी केवल 2 क्वांटम के लिए, तो ये 4 तक चलेगा। चलिए, अच्छी बात है, 4 तक चल गया। अब 4 तक चला, तो P2 को मौका मिला, बर्स्ट टाइम 4 था, अब इसको 2 यूनिट और चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जब ये 4 तक चल गया, 4 तक चल गया, तो देखो P4 भी आ चुका है, 4 तक में आपका P4 भी आ चुका। अब कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन अब P4 था तो P4 आ चुका है। अब P2 क्या होगा, यहां से प्रीएम्प्ट होगा, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया, प्रीएम्प्ट होके लास्ट में लग जाएगा। तो लास्ट में लगा तो P2 में लगा। देखना कैसे, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो P3 को मौका मिलेगा, क्योंकि जो पहले आया है क्यू में वो उसको मौका मिलेगा, तो P3 को मौका मिलेगा। तो P3 यहां रेडी क्यू से हटेगा, हटाते भी जाओ प्रॉपरली। ठीक है, तो P3 रेडी क्यू से हटा, लेकिन बेटा टाइम क्वांटम 2 ही यूनिट के लिए मिलेगा। अच्छी बात है, 6 तक चला, लेकिन 2 यूनिट में टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि बर्स्ट टाइम केवल 2 यूनिट चाहिए था इसको। ठीक है, तो बर्स्ट टाइम क्या हो गया, केवल 2 यूनिट हुआ। ठीक है, तो 2 यूनिट टाइम तक ये चला, और 2 यूनिट टाइम में इसका एग्जीक्यूशन हो गया, 2 यूनिट टाइम में एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, अब 2 यूनिट टाइम में एग्जीक्यूशन हो गया, तो अब क्या हुआ बच्चे, 2 यूनिट टाइम के बाद इसका जो P3 है वो आपका टर्मिनेट हो गया, P3 आपका टर्मिनेट हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब P3 टर्मिनेट हो गया, तो P3 को मुझे वापस से क्यू में लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब आपके पास क्यू में कौन है, पहला P1 है, P1 है पहला, तो P1 को फिर से मौका मिलेगा, मौका मिल गया। अब लेकिन टाइम क्वांटम कितना है, 2 यूनिट, तो 8 तक चलेगा, 6 to 8 तक चल गया। लेकिन इसको देखो 3 यूनिट चाहिए थे, तो 1 यूनिट अभी भी रिमेनिंग है, 1 यूनिट अभी भी इसको चाहिए। चलो ठीक है, तो 1 यूनिट अभी भी चाहिए, यहां से हटा दो, 1 यूनिट अभी भी चाहिए।
अब P4 P2 पहले से है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, तो P1 जाके लास्ट में लग जाएगा कि मुझे फिर 1 यूनिट चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, अब इसमें बात करें तो अब क्यू में P4 है पहले, तो P4 को मौका मिलेगा और P4 यहां आया और P4 यहां से हट गया, लेकिन कितना यूनिट टाइम मिलेगा? 2 यूनिट। लेकिन P4 को चाहिए केवल एक ही, तो सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 यूनिट चाहिए तो 2 यूनिट देना ही देना है, अगर कम चाहिए तो कम ही देंगे, तो कम ही चाहिए तो हम क्या देंगे? 9। मतलब 1 यूनिट दिया तो 8+1 कितना हो गया? 9। P4 आपका टर्मिनेट हो गया क्योंकि उसको मेमोरी मिल गई। उसके बाद P2 का नंबर है, देखिए P2 का नंबर आया, इसको 2 यूनिट ही चाहिए और 2 यूनिट ही हम दे पाएंगे क्योंकि टाइम क्वांटम कितना है? 2, तो 11 हो गया। अब P2 का भी आपका टर्मिनेशन हो गया क्योंकि 2 यूनिट टाइम पे फिनिश हो गया। फिर अब केवल बचा 1 आपका। ठीक है, तो 1 आपके रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आएगा, 1 यूनिट टाइम इसको चाहिए केवल। ठीक है, तो 2 यूनिट देने की जरूरत नहीं है, 11+1 हो गया आपका 12। ठीक है, तो अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जो कंप्लीट हो रहे हैं वो 12 यूनिट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो जा रहे हैं, कंप्लीट हो गया। अब आपको सीटी निकालना है, तो P1 देखो, P1 का लास्ट ऑकरेंस, उसका राइट देखो तो 12, तो राइट में आपने देखा तो ये 12 आ गया सीटी। P2 का लास्ट ऑकरेंस और राइट देखो तो 11 पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं P3 की, P3 का सबसे लास्ट, तो लास्ट यही है इसका, तो इसका देखो लास्ट पे राइट, तो राइट कितना है? 6, तो 6 आ गया। P4 की बात करें तो P4 का सबसे लास्ट देखो, लास्ट पे राइट, तो कितना आ गया? 9, तो ये 9 आ गया। टर्न अराउंड टाइम आपको पता ही है, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं हम? कंप्लीशन टाइम और एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 12 - 0 12, 11 - 1 10, 6 - 2 4, 9 - 4 5, ये आपका आ गया टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, उसके बाद वेटिंग टाइम कैसे निकालते हो? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो 12 - 5 इससे निकालना है, ये आप इससे नहीं निकालना है, जो ओरिजिनल बर्स्ट टाइम है उससे निकालना है। तो 12 - 5 कितना हो गया? 7, 10 - 4 कितना हो गया? 6, 4 - 2 कितना हो गया? 2, 5 - 1 कितना हो गया? 4, दैट इज 7 6 2 4। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चे, रिस्पॉन्स टाइम के लिए आप क्या करते थे? पहली बार सीपीयू कब मिला, तो रिस्पॉन्स टाइम में आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला उसको। ठीक है, फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला, और माइनस क्या करते थे? अराइवल टाइम से करते थे। चलो देखते हैं P1 को पहली बार सीपीयू कब मिला, तो इसमें पहले ऑकरेंस पे लेफ्ट देखोगे, तो P1 का पहले ऑकरेंस यहां है, जब पहली बार इसको सीपीयू मिला, तो लेफ्ट से पता चल जाएगा कि इसको 0th यूनिट ऑफ टाइम पे सीपीयू मिला, तो 0 माइनस अराइवल टाइम 0, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया इसका? 0। देन बात करेंगे P2 की, P2 को पहली बार सीपीयू कब मिला? 2 पे, और 2 - 1 1, तो रिस्पॉन्स टाइम 1 हो गया। P3 को पहली बार सीपीयू मिला 4 पे, 4 - 2 2। ठीक है, देन P4 की बात करें, P4 को पहली बार सीपीयू कब मिला? 8 पे, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा? 4, तो ये आपका रिस्पॉन्स टाइम आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में आपका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। अब बात आती है बच्चे, अगर आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो इनको ऐड कर दो, इनका जो भी टोटल होगा उनको डिवाइड कर दो, किससे? प्रोसेस से, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इनको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस मतलब 4 से, तो कितना आ जाएगा? एवरेज वेटिंग टाइम। वैसे ही आप एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब बेटा इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन, हाउ मेनी टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन। मतलब देखो, जब P1 आया तो 2 क्वांटम के लिए मिला, पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, और फिर P2 को मौका मिला, तो P1 क्या हो गया? P1 आपका प्रीएम्प्ट हो गया और वापस से यहां देखो रेडी क्यू में चला गया था, और P2 को मौका मिला। ये आपका क्या कहलाता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब एक प्रोसेस को उतने टाइम तक आपने मौका दिया, फिर दूसरे प्रोसेस को आपने क्या कर दिया? मौका दिया, और पहले प्रोसेस को रेडी क्यू में कर दिया। ये क्या कहलाता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। तो पहली बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहां हुई? यहां। ठीक है, P1 के बाद, फिर दूसरी बार यहां हुई 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, इसके बाद तो कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही है, तो टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी हो रही है? नंबर कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितना हुआ? 6।
दूसरे एग्जांपल में अब मैं डायरेक्टली आपको गैंट चार्ट बताऊंगा, आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि आपने एक बार निकाल लिया। दूसरे एग्जांपल में देखो, राउंड रॉबिन का एग्जांपल है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि टाइम क्वांटम क्या लेना है। यहाँ टाइम क्वांटम है 4, ध्यान रखो, यहाँ टाइम क्वांटम क्या है 4। तो क्राइटेरिया क्या हुआ, टाइम क्वांटम, और मोड क्या हुआ, ऑलवेज प्रिमिटिव। मोड क्या हो गया, ऑलवेज प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। तो देखिए अब यहां जो अराइवल है, सबके अराइवल सेम है बच्चे, सबके अराइवल सेम है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब अराइवल सेम हो जाए, अगर अराइवल सेम हो जाए तो याद करो एफसीएफएस को, जब अराइवल सेम हो जाता था तो मैं क्या करता था, प्रोसेस आईडी देखता था। तो किसको पहले मौका मिलेगा, P1 को, ठीक है। अब इसमें आप दो क्यू मेंटेन करोगे, रेडी क्यू भी मेंटेन करोगे, और ये आपका गैंट चार्ट या रनिंग स्टेटस है, आपका रनिंग क्यू है। तो गैंट चार्ट की हम बात करेंगे। तो देखो इसमें बच्चे, अभी आपके पास जीरोथ टाइम इंटरवल पे आपके पास P1 भी रेडी क्यू में है, P2 भी रेडी क्यू में है, और P3 भी रेडी क्यू में है। देखना, P1 भी रेडी क्यू में है, P2 भी रेडी क्यू में है, और P3 भी रेडी क्यू में है। लेकिन इसमें से मौका किसको मिलेगा, अराइवल के बेस पे देखते हैं, लेकिन अराइवल सबका सेम है। अगर अराइवल सेम हो तो मैंने आपको बताया था, फिर सीक्वेंस देख लो, तो P1 का सीक्वेंस सबसे ऊपर है, तो P1 को मौका मिलेगा, लेकिन 4 क्वांटम के लिए मौका मिलेगा। तो P1 को देखो, यहां मौका मिला 0 to 4 तक के लिए मौका मिला, लेकिन इसको बर्स्ट टाइम कितना है 24, तो 20 यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए, 20 यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए, ठीक है। P1 यहां से हटा और P1 यहां चला गया, ठीक है। वापस क्या होगा, जब देखेगा कि मुझे 20 यूनिट ऑफ और टाइम चाहिए, तो P1 आके यहां से वेटिंग में आ जाएगा, यहां वेटिंग में फिर से आ गया, लेकिन लास्ट में लगेगा, ध्यान रखना। अब दोबारा किसको मौका मिलेगा, P2 को। P2 को जब मौका मिलेगा तो P2 को केवल 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, केवल P2 को 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इसी को फॉलो करते हैं बच्चे। तो देखो, जो P2 है उसको 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। जब 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, टाइम क्वांटम कितना है 4, तो मुझे सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, तो 4 यूनिट ना देके केवल 3 दूंगा, केवल कम में काम चल रहा है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो देखो 7 हो गया, तो P2 को 7 तक मौका मिला, ठीक है। P2 यहां से हट चुका है, क्यों, क्योंकि इसको रनिंग स्टेटस में गया, और रनिंग स्टेटस में जाने के बाद एग्जीक्यूट भी प्रॉपर हो गया, अब कोई टाइम क्वांटम बचा नहीं, टर्मिनेट हो गया, तो वापस क्यू में नहीं आएगा, ठीक है, वापस क्यू में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब अगर हम इसमें बात करें तो फिर P3 को मौका मिलेगा। जब P3 को मौका मिलेगा तो देखो P3 को कैसे मौका मिलेगा, P3 आया और P3 को 4 यूनिट टाइम मिलेगा, लेकिन अब जब P3 यहां से रनिंग स्टेट में गया तो यहां से हटा दो, रेडी स्टेट से हटा दो, तो 7 + 3, केवल 3 में काम चल जाएगा, तो ये भी आपका हट गया, P2 पहले से हट चुका है। 10 तक में इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हुआ, टर्मिनेट हो गया, वेटिंग में नहीं आएगा। अब केवल P1 बच गया, तो P1 को टाइम क्वांटम कितना मिलेगा 4, पहले मिला 4, कोई क्यू में है ही नहीं, फिर से 4 मिलेगा 18, फिर से 4 मिलेगा 22, फिर से 4 मिलेगा 26, फिर से 4 मिलेगा 30। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो कंप्लीशन टाइम आपका बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं P1 की बात करूं तो लास्ट ऑकरेंस का राइट 30, P2 का लास्ट ऑकरेंस यहां है राइट 7, और P3 का 10। बाकी चीजें तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक है। कितनी कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही है तो देखो यहां आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपका P1 ही प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन आपका टाइम क्वांटम जो है वो 4 के कहना चाहिए स्लॉट में मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करो तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप इन्हीं क्वेश्चन में अगर प्रायोरिटी अगर 1 हो जाता या 2 हो जाता, अगर अराइवल टाइम चेंज हो जाता, अगर अराइवल टाइम चेंज हो जाता, तो बट ऑब्वियस है P1 को मौका मिलने के बाद हम केवल अराइवल टाइम से देख लेते। लेकिन अगर अराइवल टाइम सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर वो सीक्वेंस आईडी से चेक कर सकते हो। तो ये था राउंड रोबिन का कंप्लीट प्रोसीजर। तो इसमें आपने देखा कि नो प्रोसेस इज एलोकेटेड द सीपीयू फॉर मोर देन वन टाइम क्वांटम इन अ रो, ठीक है। अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन क्योंकि लास्ट में लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन इज सेंसिटिव टू द टाइम क्वांटम सेलेक्टेड। जिस टाइम क्वांटम की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेंसिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शन में कहना चाहिए टाइम देता है। तो इफ द क्वांटम इज लार्ज इनफ देन आर रिड्यूसेस द एफसीएफएस एल्गोरिथम, रिड्यूसेस टू द एफसीएफएस एल्गोरिथम। मतलब अगर टाइम क्वांटम बढ़ा दो तो राउंड रॉबिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा हो जाएगा। इफ इट इज वेरी स्मॉल then each process get 1/n of the processor time and share the CPU equally। ऐसा ही होना चाहिए, but a real system invokes overhead for
एवरी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। लेकिन बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा तो एक ओवरहेड भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एंड द स्मॉलर द टाइम क्वांटम द मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देयर आर। बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, ठीक है। देन टर्न अराउंड टाइम ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द टाइम क्वांटम, इस साइज पर डिपेंड करेगा। इन जनरल टर्न अराउंड टाइम इज मिनिमाइज्ड if most process finish their next CPU burst within one time quantum। वैसे भी मैंने आपको बताया था टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को आप मिनिमाइज करते हो और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करते हो। तो ये यहां मैं भाई प्रोसेस टाइम के बारे में बता रहा हूं कि कितने प्रोसेस टाइम में आपका कितना सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे 80% ऑफ द सीपीयू बर्स्ट आपने किया, 80% आपने क्या कर दिया, मतलब शॉर्टर टाइम स्पैन में आपने सीपीयू का यूटिलाइजेशन किया। तो डिपेंड किस पे करेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल आप लो, इसमें भी आपका अराइवल टाइम सेम है, तो रेडी क्यू बना लो। अब रेडी क्यू आप अगर बनाते हो तो रेडी क्यू क्या होगा, जैसे आप मान लो P1 हो गया, फिर आपका P2 हो गया और P3 हो गया, सारे एक ही टाइम पे आ रहे हैं, जीरोथ टाइम पे। तो जीरोथ टाइम पे अगर आप देखो तो सारे के सारे आ गए, P1 P2 P3 P4। तो अगर सारे के सारे आ गए तो बट ऑब्वियस है मैं सीक्वेंस आईडी में सबसे पहले किसको मौका दूंगा, सीक्वेंस में जो पहले है, तो P1 को मौका मिला, ठीक है। टाइम क्वांटम 5 है, तो टाइम क्वांटम 5 तक मैंने दे दिया, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम 21 है, तो इसको 16 यूनिट और चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद P1 यहां से हट चुका है, लेकिन इसको फिर से चाहिए, तो P1 जो होगा लास्ट में क्यू के आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसको फिर से क्या करना चाहिए, फिर से सीपीयू देना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा। फिर क्यू में कौन है, P2 को मौका मिलेगा, 5 की जरूरत नहीं, इसको 3 में ही काम हो जाएगा, तो आपने 3 तक चलाया, 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। P2 यहां से हटा, रनिंग स्टेट में आया, उसका टर्मिनेट हो गया, वापस से ये आपका रेडी स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका रनिंग स्टेट है, ये आपका रेडी स्टेट है, तो वापस से ये रेडी स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद मौका किसको मिलेगा, P3 को। तो P3 को मौका कितना मिलेगा, टाइम क्वांटम 5 के लिए, 8 + 5 13 तक चला, लेकिन इसको कितना चाहिए था, 6 यूनिट चाहिए था, तो 1 यूनिट रिमेनिंग है, ठीक है। तो P3 क्या करेगा, फिर से यहां लास्ट में जुड़ जाएगा, यहां से तो हट चुका था, लास्ट में जुड़ जाएगा। उसके बाद मौका किसको मिलेगा, P4 को। P4 यहां से हटेगा, P4 को मौका मिला, 2 यूनिट चाहिए, 5 क्वांटम है अवेलेबल, तो 2 यूनिट ही लेगा केवल, तो 13 + 2 15 कंप्लीट, ठीक है। ये भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा, अब इसको वापस से क्यू में लगने की जरूरत नहीं है। आपने यहां देखा कि बस क्यू में आपका P1 है और ये P3 था, P3 वापस आया था ना, क्योंकि इसको 5 यूनिट हमने दिया था, केवल P3 आया था, तो P1 को मौका मिलेगा, P1 को फिर से मैंने 5 यूनिट दिया, यहां मिला, ठीक है 5 यूनिट, लेकिन इसका काम अभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसको 16 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट दिया आपने, 11 यूनिट और रिमेनिंग है, तो P1 15 + 5 20 तक चलेगा और वापस से वेटिंग क्यू में ऐड हो जाएगा। फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, P3 को मौका मिला, P3 मौका मिला और P3 को केवल 1 यूनिट चाहिए था, ये 20 to 21 में फिनिश हो गया। फिर P1 5 यूनिट लेके अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, तो 5 + 5 10 और लास्ट में 1 यूनिट बचा, तो केवल 1 तक चला, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर लेगा। तो अगर P1 की बात करेंगे तो कंप्लीशन टाइम क्या होगा, P1 का राइट, सबसे P1 का लास्ट ऑकरेंस यहां है, राइट क्या हुआ 32। P2 की बात करें, P2 का लास्ट ऑकरेंस देखो यहां है, राइट क्या है ये, P3 का लास्ट यहां है, लास्ट ऑकरेंस यहां है 21, P4 का लास्ट यहां है, इसका अगर आप देखते हो P4 का राइट तो ये आ गया 15, तो ये कंप्लीशन टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम आप निकाल सकते हो, और एवरेज निकालने के लिए इनको आपको ऐड करके नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देना है, ठीक है।